दोस्तों, कुछ लड़कियों को अपने आप पर इतना काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि एक दिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बुरी तरीके से फंस जाती हैं। आज की कहानी में उत्तर प्रदेश की रहने वाली प्रीति के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल प्रीति को अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो जब चाहेगी अपने आशिक से शादी कर सकती है, लेकिन शायद प्रीति को ये मालूम नहीं था कि उसका आशिक एक मगरमच्छ है। दरअसल आज की कहानी का अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होता है जिसका डर पहले से ही था। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है चकेरी। चकेरी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नेताजी नगर, और इसी नेताजी नगर की रहने वाली है मंजू गुप्ता। मंजू के पति का नाम है किशन लाल गुप्ता। बात कर रहा हूं मैं 27 जुलाई 2018 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की, जब मंजू अपने पति के साथ इलाके के एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा से मुलाकात करती है और रोते हुए एसएसपी साहब से कहती है कि साहब मेरी मदद कीजिए। मंजू एसएसपी साहब से कहती है कि साहब मेरी एक बेटी है जिसका नाम है प्रीति गुप्ता। प्रीति जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। दरअसल हमारी बेटी जो पिछले 2 सालों से लापता हो चुकी है, और हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाबूपुरवा थाने में भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ना तो मेरी बेटी को ढूंढ रही है और ना ही मेरी बात सुन रही है। मंजू जब ये सारी बातें एसएसपी साहब से बताती है, एसएसपी साहब एकदम से चौंक जाते हैं कि जब प्रीति पिछले 2 सालों से लापता है तो पुलिस ने उसे ढूंढा क्यों नहीं। उसके बाद एसएसपी साहब इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेते हैं और इस केस को चकेरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह के हवाले कर देते हैं। अभिषेक सिंह अब प्रीति के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रीति के माता पिता को थाने में बुलाते हैं और फिर उनसे प्रीति के बारे में पूछताछ करते हैं कि प्रीति कब और कहां से गायब हुई थी। इस पर मंजू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब 27 जुलाई 2016 को बाबूपुरवा थाने की पुलिस मेरी बेटी का मेडिकल जांच कराने के लिए उर्सला हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी वापस कभी घर ही नहीं आई। उसके बाद हमने अपनी बेटी को हर जगहों पर ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, आखिरकार हमने 25 नवंबर 2016 को इसी बाबूपुरवा थाने जाकर प्रीति की गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस ने हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं किया। मंजू जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद थाना प्रभारी अभिषेक सिंह मंजू से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारी बेटी को किसने गायब किया है। इस पर मंजू 2 लोगों का नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम है रितेंद्र सिंह उर्फ बउआ ठाकुर और दूसरा उसी का दोस्त अनुज कुमार सिंह। मंजू जब इन दोनों का नाम बताती है, पुलिस सबसे पहले बउआ ठाकुर के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि बउआ ठाकुर शिवपुर कटरा का रहने वाला है और अपने इलाके का काफी दबंग व्यक्ति है। दरअसल बउआ छात्र नेता भी रह चुका है और फिलहाल प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ वकालत भी करता है। उसके बाद पुलिस जब बउआ के दोस्त अनुज के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि अनुज केडीए कॉलोनी का रहने वाला है और अपना ट्रैवल एजेंसी चलाता है। दरअसल अनुज भी काफी दबंग व्यक्ति है और राजनीतिक लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी है। दरअसल बउआ और अनुज दोनों काफी गहरे दोस्त हैं।
पुलिस को जब इन दोनों के बारे में मालूम चलता है, उसके बाद पुलिस प्रीति के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। दरअसल 27 जुलाई 2016 को प्रीति जब गायब हुई थी, उस दिन प्रीति ने जिन नंबरों पर बातचीत किया था, पुलिस उन तमाम लोगों को थाने में बुलाती है और फिर उनसे बारी बारी से पूछताछ करती है। पुलिस जब तमाम लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, तभी उनमें से एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब 27 जुलाई 2016 की शाम के समय मैंने प्रीति को बउआ और उसके दोस्त अनुज के साथ श्यामनगर हाईवे पुल के पास देखा था। हालांकि पुलिस जब प्रीति का आखिरी लोकेशन निकालती है, तो मालूम चलता है कि प्रीति जिस दिन गायब हुई थी, उस दिन शाम के वक्त प्रीति, बउआ ठाकुर और अनुज, इन तीनों का लोकेशन एक साथ ही दिखाई दे रहा था और थोड़ी देर के बाद इन तीनों का मोबाइल उसी लोकेशन पर एक साथ ही स्विच ऑफ भी हो गया था। पुलिस को जब इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि बउआ और अनुज प्रीति के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन इनके ऊपर हाथ डालने में पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बउआ ठाकुर कोई आम आदमी नहीं था। इसीलिए पुलिस अब इनसे पूछताछ करने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत 25 अगस्त 2018 को सबसे पहले केडीए कॉलोनी अनुज के घर पर जाती है और फिर अनुज को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर अनुज से प्रीति की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अनुज मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल अनुज पुलिस वालों से कहता है कि साहब प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही, दरअसल हमने उसकी हत्या कर दिया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है, तो अनुज पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस बारे में बउआ ठाकुर ही बता सकता है, दरअसल मैंने सिर्फ दोस्ती की वजह से ही उसका साथ दिया था। अनुज जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उसी दिन ही बउआ के घर पर जाती है और बउआ को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन बउआ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रीति के माता पिता को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 3 साल पहले। प्रीति जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, प्रीति का पिता ठेले पर अंडा बेचने का काम करता है और जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है, काफी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। प्रीति जो भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल प्रीति के ही पड़ोस में रहने वाला है उसका चचेरा भाई दिलीप गुप्ता। दरअसल दिलीप का अपने चाचा चाची से बिल्कुल भी नहीं बनता है और आए दिन हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा तकरार होता ही रहता है। एक दिन दिलीप के घर में चोरी हो जाती है और वो थाने जाकर अपने चाचा चाची के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है। इधर पुलिस जब मंजू के घर पर आती है और जब उसके घर की तलाशी लेती है, आखिरकार वो सामान भी मंजू के घर से ही बरामद हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस प्रीति के साथ साथ उसकी मां को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। हालांकि मंजू और प्रीति पुलिस वालों से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि साहब हमने दिलीप के घर में चोरी नहीं किया है, बल्कि हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस मंजू की कोई बात नहीं मानती है और आखिरकार प्रीति और मंजू को जेल भेज देती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही माँ और बेटी जब जेल से छूट कर आते हैं, उसके बाद प्रीति भी दिलीप से बदला लेने का तय कर देती है। दरअसल एक
दिन प्रीति दिलीप से झगड़ा तकरार कर लेती है और फिर इसी चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने घर से पैदल ही निकल जाती है। दरअसल उस दिन गाड़ियों का हड़ताल होता है, इसीलिए प्रीति को कोई गाड़ी नहीं मिलती है। तभी वहां पर बउआ ठाकुर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और जब बस स्टैंड पर प्रीति को अकेले देखता है, वो समझ जाता है कि प्रीति किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है। इसीलिए बउआ ठाकुर प्रीति से कहता है कि इस वक्त तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले सकती हो। प्रीति भी बउआ की गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद बउआ जब वहां से अपनी गाड़ी को रवाना करता है तो गाड़ी के अंदर ही प्रीति से बातचीत करने लगता है। प्रीति भी उसे सारी बात बताते हुए कहती है कि दरअसल मैं चकेरी थाने में अपने चचेरे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने जा रही हूँ। जब रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहती है तो बउआ भी प्रीति से कहता है कि मैं खुद भी एक वकील हूँ। उसके बाद खुद बउआ प्रीति को लेकर चकेरी थाने में जाता है और दिलीप के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है। जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद प्रीति और बउआ कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातों ही बातों में बउआ ठाकुर प्रीति का मोबाइल नंबर ले लेता है। दरअसल बउआ पहली मुलाकात में ही प्रीति को पसंद कर लेता है और जब उसे प्रीति का मोबाइल नंबर मिल जाता है उसके बाद अक्सर प्रीति के नंबर पर फोन करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर बातचीत करते करते बउआ और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि प्रीति का जब बउआ के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है उस वक्त प्रीति की उम्र मात्र 17 साल की होती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं और आखिरकार एक दिन प्रीति बउआ के बारे में अपने माता पिता से भी बता देती है। लेकिन प्रीति के माता पिता को जब मालूम चलता है कि बउआ और प्रीति के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके माता पिता अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानती है क्योंकि प्रीति भी एक नंबर की जिद्दी लड़की थी। दरअसल बउआ प्रीति को लेकर होटलों में ही नहीं जाता है बल्कि उसके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है एक दिन प्रीति बउआ के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन बउआ प्रीति को समझाते हुए कहता है कि शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, हमारा समय बेहतर तरीके से गुजर ही रहा है। लेकिन प्रीति बउआ की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और फिर से उसके ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। दरअसल बउआ जो प्रीति से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि बउआ पहले से ही शादीशुदा है और इस बात की जानकारी प्रीति को भी मालूम था। इधर प्रीति के चचेरे भाई दिलीप को जब मालूम चलता है कि प्रीति का बउआ के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और बउआ प्रीति की काफी मदद भी कर रहा है, दिलीप भी बउआ से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद दिलीप जब भी बउआ से मुलाकात करता है तो बउआ अपने दोस्त अनुज को भी बुला लेता है और फिर तीनों एक साथ ही शराब पीते हैं और उसका सारा खर्चा दिलीप ही उठाता है। लेकिन प्रीति को जब मालूम चलता है कि बउआ ने उसके दुश्मन दिलीप से दोस्ती कर लिया है, प्रीति को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद प्रीति अब बउआ से दूरी बनाने लगती है। दरअसल उसके बाद बउआ जब भी दिलीप के नंबर पर फोन करता है प्रीति ना तो उसका फोन उठाती है और ना ही उससे मिलने के लिए तैयार होती है।
हालांकि बउआ को मालूम चल जाता है कि प्रीति उससे दूरी क्यों बना रही है, लेकिन बावजूद इसके बउआ दिलीप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि दिलीप बउआ के ऊपर काफी पैसे लुटा रहा था। दरअसल 19 जून 2016 को प्रीति जब अपने रिश्तेदार के घर बाबूपुरवा जा रही थी, तभी रास्ते में बउआ उसे मिल जाता है और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रीति जब उसकी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं होती है, बउआ उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से प्रीति चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद बउआ अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इस वजह से प्रीति इतना नाराज हो जाती है कि उसी वक्त ही बाबूपुरवा थाने में जाती है और बउआ के साथ साथ अपने चचेरे भाई दिलीप के ऊपर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा देती है। हालांकि जब मुकदमा दर्ज करवा देती है, इस बात की जानकारी बउआ को मालूम चल जाता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके बाद बउआ प्रीति से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो, लेकिन प्रीति बउआ को धमकी देते हुए कहती है कि मैं मुकदमा तभी वापस लूंगी जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, और याद रखना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मेरे और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता चल रहा है, मैं ये सारी सच्चाई तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। प्रीति जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, बउआ एकदम से डर जाता है। दरअसल बउआ को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं प्रीति की वजह से उसका घर बर्बाद न हो जाए। दरअसल बउआ उसी वक्त ही प्रीति को सबक सिखाने का तय कर देता है और फिर इस बारे में अपने दोस्त अनुज से बातचीत करता है। अनुज भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बउआ एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। दरअसल उसके बाद बउआ एक दिन सुलहनामे का लेटर तैयार करवाता है और जाकर प्रीति से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा। लेकिन प्रीति बउआ के सामने एक ही शर्त रखती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं इस केस को कभी वापस नहीं लूंगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। आखिरकार 17 जून 2016 को बाबूपुरवा थाने की पुलिस प्रीति को लेकर उर्सला हॉस्पिटल मेडिकल जांच कराने के लिए उसे लेकर जाती है। इधर प्रीति जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, इस बात की जानकारी बउआ को मालूम चल जाता है। बउआ भी अपने दोस्त अनुज को लेकर हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। इधर जब प्रीति का मेडिकल चेकअप हो जाता है, उसके बाद बउआ प्रीति के नंबर पर फोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है। प्रीति जब बउआ के पास जाती है, बउआ प्रीति को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। दरअसल गाड़ी अनुज चलाता है और पिछली सीट पर प्रीति और बउआ बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर ही बउआ प्रीति को कैसे भी समझाकर उस सुलहनामे के लेटर पर साइन करवा लेता है और गाड़ी के अंदर ही प्रीति को 10,000 रुपए देता है। लेकिन प्रीति जब बउआ के हाथों से वो पैसे ले रही थी, उसी वक्त ही बउआ उसका वीडियो बना लेता है। उसके बाद प्रीति को लेकर रात के लगभग 8 बजे के आसपास श्यामनगर हाईवे पुल के नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही तीनों श्यामनगर हाईवे पुलिया के पास
पहुंचते हैं, प्रीति फिर से बउआ के ऊपर शादी करने का दबाव देने लगती है, जिसकी वजह से बउआ इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही प्रीति का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। जब प्रीति की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी लेकर गंगा नदी पर जाता है और प्रीति के मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसकी डेड बॉडी के साथ नदी में फेंक देता है। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं, लेकिन 27 जुलाई 2016 की देर रात तक भी प्रीति जब अपने घर पर नहीं आती है, अगले दिन मंजू अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाबूपुरवा थाने में जाती है, तो रास्ते में ही उसे बउआ मिल जाता है। मंजू जब बउआ से प्रीति के बारे में पूछताछ करती है, तो बउआ अपने पास से उस लेटर को निकालकर मंजू को दिखाते हुए कहता है कि प्रीति अपना केस वापस ले चुकी है और बदले में मुझसे 10,000 रुपए भी लिया है। दरअसल बउआ मंजू को उस वीडियो को भी दिखाता है और कहता है कि प्रीति इन पैसों से वैष्णो देवी घूमने गई है और 10 दिनों में वापस आ जाएगी। इधर मंजू जब उस वीडियो को देखती है, बउआ के ऊपर भरोसा कर लेती है, लेकिन 10 दिन के बाद भी प्रीति जब घर वापस नहीं आती है, आखिरकार मंजू 12 नवंबर 2016 को बाबूपुरवा थाने में जाती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। हालांकि जब रिपोर्ट दर्ज करा देती है, बउआ भी मंजू को लेकर अक्सर बाबूपुरवा थाने में जाता है और खुद पुलिस के ऊपर दबाव देने लगता है, लेकिन पुलिस इस मामले को सीरियस तरीके से नहीं लेती है और बउआ के ऊपर भी पुलिस को शक नहीं जाता है, जिसकी वजह से 2 सालों का समय गुजर जाता है। इन 2 सालों में बाबूपुरवा थाने में कई अधिकारी आते हैं, लेकिन कोई भी प्रीति को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन 27 जुलाई 2018 को मंजू जब एसएसपी अखिलेश मीणा से मुलाकात करती है, उसके बाद पुलिस इस मामले को सीरियस तरीके से लेती है। वाकई में बउआ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस नदी में भी जाती है और गोताखोरों की मदद से प्रीति की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को प्रीति की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाती है। फिलहाल ये दोनों आरोपी जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।